सोंग याओयाओ को आश्चर्य हुआ कि सोंग वेंचुआन उसके कारण हो युंके का विरोध करेगा। जब उसने फिर से सोंग वेंचुआन की तरफ देखा तो वह थोड़ी असहज दिखी। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने उलझन में पूछा, तुम्हारे विचार इतने अजीब क्यों हैं? क्या हुओ निंगशी इतनी अच्छी है? क्या मैं सिर्फ उसका पीछा करने के लिए इतना बड़ा घेरा बना लूंगी? ओह, तुम नहीं करोगे, सोंग वेंचुआन ने व्यंग्य किया। स्पष्ट रूप से उसने मान लिया था कि सोंग याओयाओ बहाना बना रहा है। वह किसी को ऐसे ही पसंद करना कैसे बंद कर सकती है? यहाँ तक कि जब वह डरपोक थी तब भी उसने हुओ निंगशी के लिए सोंग जिंगवान के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। अब जब उसका व्यक्तित्व बदल गया है तो वह और क्या कर सकती है? अगर तुम चाहो तो मुझ पर विश्वास कर सकती हो। किसी भी तरह से मुझे वह पसंद नहीं है। हुओ निंगशी एक लड़की के खिलाफ लड़ भी नहीं सकता था, वह अपनी प्रेमिका की रक्षा कैसे कर सकता था? वह पुनर्तः कूड़ा था। सोंग याओयाओ ने अपनी आंखें घुमाईं और चली गई। अरे, सोंग वेंचुआन गुस्से में था। उसके पीछे चलते हुए उसने पूछा, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो तुम्हें कौन पसंद है? उसका चाचा। सोंग याओयाओ, तुम वाकई बहादुर हो। तुम्हें जो भी पसंद है उसे पाना मुश्किल होता जा रहा है। ओह, सोंग याओयाओ ने रुककर अचंभित होकर पलटकर कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि वह मेरे साथ डेट पर जाने के लिए सहमत हो गया है? एक तिथि। सोंग वेंचुआन हकलाया, क्या तुमने उसे धोखा देकर सहमत नहीं कराया? ये काम कर गया। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है कि मैंने कौन सी विधि अपनाए। सोंग याओयाओ ने गर्व से कहा और अपना सिर ऊंचा किया। रात्रि के आकाश के नीचे वह जीवंत और जोश से भरी हुई थी। सोंग वेंचुआन ने पलकें झपकाईं और जेब में मुट्ठी कस ली। मैं तुम्हारा भाई हूं, यह मेरा काम कैसे नहीं है? वह तुमसे बहुत बड़ा है। अगर तुम साथ हो तो तुम्हें चोट जरूर लगेगी। सोंग याओयाओ ठिठक गई और उसने अपनी नज़र ऊपर उठा ली। सोंग वेंचुआन की नज़र जटिल थी, उसमें ऐसी भावनाएं थीं जिन्हें सोंग याओयाओ समझ नहीं पाए। अजीब बात यह है कि इससे उसे अपने पिछले जन्म के भाई की याद आ गई। अचानक उसकी नाक में थोड़ा दर्द होने लगा। उसने सांस ली और जाने के लिए मुड़ी। दुखी स्वर में उसने कहा, लेकिन मुझे वह पसंद है। मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ? क्या उसे उस व्यक्ति को दूर धकेलना चाहिए था जिसे वह पसंद करती थी, बजाय उसके पीछे भागने के? यह उसकी शैली नहीं थी। तुम्हारी भावनाएं निश्चित रूप से जल्दी बदल गई होंगी। उसका जवाब सुनकर सोंग वेंचुआन ने उससे सवाल करना जारी रखा, वैसे तुम उसी पीढ़ी से नहीं हो? तुम उसे गेगे कैसे कह सकती हो जब तुम मुझे मेरे नाम से भी नहीं बुलाती? उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। वह अंदर से परेशान था। शुरू में तो वह खुश था कि अब वह मजबूत हो गई है और अब उसे तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन पलक झपकते ही क्या हुआ? सोंग वेंचुआन इस अचानक परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सका। पीछे मुड़े बिना सोंग याओयाओ पहले से ही सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी और अपना हाथ हिला रही थी। तुम बहुत मूर्ख हो। एक प्रेमी की तुलना भाई से कैसे की जा सकती है? वे अलग हैं, बेशक। गीत वेंचुआन, बकवास, मुझे इससे नफरत है। डॉट डॉट डॉट। सोंग याओयाओ और सोंग वेंचुआन एक के बाद एक हवेली में दाखिल हुए। अब तक नौकरानियां खाने की मेज को साफ करने में जुट गई थीं। सोंग जिंगवान ने पास आकर चिंतित होकर पूछा, याओयाओ, तुम इतनी देर से घर क्यों आए हो? क्या तुमने टैक्सी पकड़ी है? या उसने पलकें झपकाईं और गलती से बाहर देखने का नाटक किया। आंगन खाली था इसलिए उसने राहत की सांस ली। अपना केक पकड़े हुए सोंग याओयाओ ने जवाब दिया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। उसके होठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसकी आवाज़ मीठी थी। जब उसने देखा कि सोंग जिंगवान तनाव में है तो उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई। उसने जल्दी से सोंग वेंचुआन की ओर देखा जो पहले ही उनके पास से निकल चुका था और अंदर चला गया। आंटी लियू, याओयाओ के लिए कुछ और खाना बनाओ। तुम्हें अनुमति नहीं है। जो मानली ने उपहास किया और अपना सिर घुमाया और टेलीविजन रिमोट पकड़ लिया। अब से अगर तुम स्कूल के बाद सीधे घर नहीं आओगे तो तुम भूखे रह सकते हो। सोंग याओयाओ सोंग जिंगवान के पास से गुजरी और अपना बैग लेकर ऊपर की ओर चली गई। सोंग जिंगवान ने अपने होंठ काटे और विनती की, माँ, इस बार याओयाओ को माफ कर दो। मुझे यकीन है कि उसका यह मतलब नहीं था। उसका यह मतलब नहीं था। जो मानली ने सख्ती से कहा और उसने टीवी का रिमोट एक तरफ फेंक दिया। वह अपनी उम्र में पहले से ही बदतमीजी कर रही है। एक छात्रा के रूप में वह स्कूल के बाद घर आने के बजाय इधर उधर घूम रही है। कौन जानता है कि वह किस गुंडे के साथ घूम रही है? माँ, सोंग वेंचुआन का चेहरा उदास हो गया। आप ऐसा कुछ कैसे कह सकती हैं? उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं और वह जो मानली को ऐसे घूर रहा था जैसे वह कोई अजनबी हो। वह समझ नहीं पा रहा था। सिर्फ किसी के भाग्य के कारण और सिर्फ इसलिए कि सोंग जिंगवान के आसपास की अजीबोगरीब चीज़ें उसे सौभाग्यशाली दिखाती थीं, क्या जो मानली के लिए अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कहने के लिए यही काफ़ी था? एक अजनबी के मुंह से भी ये शब्द कठोर और अपमानजनक थे, एक माँ के मुंह से तो ये शब्द निकले ही नहीं। भाई, सोंग जिंगवान का चेहरा पीला पड़ गया।
जो मानली सोंग वेंचुआन की आलोचना से हैरान थी। जब उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी तो वह उग्रता से खड़ी हुई और अपनी आवाज़ ऊंची की। अगर उसमें ऐसा करने की हिम्मत थी तो उसे लोगों के इस बारे में बात करने से डरना नहीं चाहिए। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। सोंग याओयाओ ने थोड़ा रुक कर कहा। उसने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से मुस्कुराई, अगर आप ऐसा मानते हैं तो ऐसा ही हो। गुंडा, मुझे आश्चर्य है कि जब गेज ये सुनेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जो मानली की नज़र में वह अपनी गलती स्वीकार कर रही थी और इस बात से खुश थी। उसने सोंग याओयाओ की ओर उग्रता से इशारा किया, हालांकि वह अंदर से घबराई हुई थी। सोंग याओयाओ, तुम्हें बचाना असंभव है। अगर मुझे पता होता कि मैंने तुम्हारे जैसे बदकिस्मत बच्चे को जन्म दिया है तो मैं तुम्हें जन्म लेते ही गला घोंटकर मार देती। माँ, नाराज मत हो। याओयाओ, बात करना बंद करो। सोंग जिंगवान तुरंत आगे बढ़ी और जो मानली को पकड़ लिया। उसने सोंग याओयाओ की ओर देखा और उससे माफ़ी मांगने का इशारा किया, लेकिन सोंग याओयाओ ने भी उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि देखी। बिना कुछ कहे वह शांत रही और सीढ़ियों से ऊपर चली गई और जल्दी ही नज़रों से ओझल हो गई। सोंग वेंचुआन ने भौहें सिकुड़ी और उसने सोंग जिंगवान की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। जिंगवान, क्या तुम सच में नहीं जानते कि याओयाओ किसके साथ चली गई? मैं। सोंग जिंगवान ने अपनी उंगलियां मोड़ लीं और जो मानली के खिलाफ झुक गई। वह मुस्कुराने के लिए मजबूर हो गई और मासूमियत से उसकी ओर देखने लगी। भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि याओयाओ कहाँ गई? उसने सोंग वेंचुआन की आंखों में ऐसे देखने की कोशिश की जैसे उसे कोई अपराध बोध न हो। थोड़ी देर बाद सोंग वेंचुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ठीक है, मैं समझ गया। ये कहकर वह पलटा और अपने कमरे में वापस चला गया। जो मानली गुस्से में थी। स्थिति को देखते हुए उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुम इतने महान हो तो तुम खुद उसके लिए खाना बना सकते हो, अन्यथा अगर कोई और उसके लिए खाना बनाने की हिम्मत करता है तो वे अपना सामान पैक करके चले जाएं। वह सोंग याओयाओ को सबक सिखाने के लिए दृढ़ थी। सोंग जिंगवान ने सांस छोड़ी और अंततः आराम किया। उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए उसके भाई ने उस पर विश्वास किया, है ना? सोंग वेंचुआन ने रुककर अपना सिर घुमाया और जो मानली को हल्के उपहास से देखा। माँ, क्या ये जरूरी है? अगर जिंगवान देर से घर आता तो क्या तुम भी यही करती? इस सवाल का सामना करते हुए जो मानली ने मनोरंजन के साथ सोंग जिंगवान के हाथ थपथपाए। मेरी वानवान एक अच्छी लड़की है। वह कभी भी ऐसी बुरी आदतें नहीं सीखेगी। अगर वह देर से भी आएगी तो किसी गंभीर कारण से। माँ, सोंग जिंगवान ने शर्मिंदगी में अपने पैर पटक दिए। याओयाओ भी वाकई बहुत अच्छी है। उसके पक्ष में बोलने की कोशिश मत करो। जो मानली ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सोंग जिंगवान ने अपनी जीभ बाहर निकाली और सोंग वेंचुआन को असहायता से देखा तथा इशारा किया कि वह भी कुछ नहीं कर सकती। सोंग वेंचुआन को जल्दी ही एहसास हो गया कि अगर वह उन्हें अनदेखा कर दे तो वह उनसे परेशान नहीं होगा। तुम लोग बातें करो, मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। इसके बाद वह मुड़ा और अपने फ़ोन पर खाना ऑर्डर करने वाला ऐप खोला। जैसे ही सोंग याओयाओ अपने कमरे में वापस आए उसने सबसे पहले गर्म पानी से नहाया। बाथरूम से बाहर आने पर उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और अपनी डेस्क पर बैठ गई। रोशनी ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया जिससे वह छोटी सी दिखने लगी। जैसे ही उसने अपना केक उठाया उसका पेंगुइन चेट कंपन करने लगा। उसने अपने होंठ काटे और गाल फुला लिए जैसे ही वह स्क्रीन पर देखने लगी। मेन किकी, बेब, पिछली बार की तस्वीरों की गुणवत्ता बहुत बढ़िया थी। मैं इस बार घटनास्थल पर लाइव थी और मैंने अच्छी खासी तस्वीरें खींची। क्या आपके पास समय है? क्या आप मुझे कुछ तस्वीरें फिर से खींचने में मदद कर सकती हैं? सोंग याओयाओ ने अपनी आंखें सिकोड़कर 3 शब्द टाइप किए। ये याओयाओ है, उन्हें भेजो। मेन क्योंकि, ठीक है। सोंग याओयाओ ने फाइल डाउनलोड की, उसे खोला और पिछली बार की तरह एक सरसरी नज़र डाली। ये याओयाओ है, 200 फोटो, न्यूनतम 10। पहले मुझे आधी राशि जमा के रूप में भेजें। मेन किकी, आंखें घुमाते हुए, बेब, क्या मैं बिना पैसे चुकाए भाग जाने वाला व्यक्ति हूँ? इसके अलावा तुम कब से कंजूस हो गए? मेन क्योंकि अपने फैन क्लब में अमीर होने के लिए मशहूर थे। जब लुओ जिंगुआंग ने पहली बार डेब्यू किया था तो उन्होंने टाइम्स स्क्वायर में एक बिलबोर्ड पर कई लाख डॉलर का निवेश किया था और पूरे दिन उनका डांस वीडियो चलाया था। ये याओयाओ है, मैं अपने प्रेमी का समर्थन करने के लिए पैसा कमा रहा हूँ। Serious.jpg। मेन किकी, वाह, समझ गया। ये कहकर उसने तुरंत अपना आधा भुगतान ट्रांसफ़र कर दिया। इस प्रकार सोंग याओयाओ ने केक खाते समय अपनी तस्वीरों को संशोधित करना शुरू कर दिया। वह तस्वीरों को रीटच करने में बहुत तेज और ख़ास तौर पर अनुभवी थी क्योंकि उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलती रहती थीं। कभी कभी वह माउस का इस्तेमाल करके सावधानी से बालों और भौहों की कुछ लंटें खींच लेती थी। इस बीच नीचे
रात में ठंड थी, इसलिए जो मानली ने अपने कंधे पर एक शॉल डाल रखा था और वह सोफे पर बैठकर टेलीविजन देख रही थी। हर रात इस समय सॉन्ग जिंगवान बिना चूके अपनी माँ के साथ जाती थी, भले ही उसकी माँ इसमें दिलचस्पी नहीं रखती थी। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। आंटी लियू ने अपने हाथ पोंछे और देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। जो मानली हैरान थी। बहुत देर हो गई है। आंटी लियू, देखो बाहर कौन है। ठीक है, आंटी लियू ने बाहर निकलने से पहले जवाब दिया। सॉन्ग जिंगवान की आंखें चमक उठीं और वह थोड़ा अशांत महसूस करने लगी। जब आंटी लियू परिचित चेहरे के साथ अंदर आईं, तो उनकी बेचैनी तुरंत बढ़ गई। वह एक झटके के साथ खड़ी हुई, अपने सामने हुओ क्यूई को देखा और उसका गला सूख गया। शुरू में भले ही सॉन्ग याओयाओ मिस्टर हुओ के करीब थी, लेकिन सॉन्ग जिंगवान को उससे बहुत उम्मीदें नहीं थीं। उनकी स्थिति मीलों अलग थी। सॉन्ग जिंगवान के दिमाग में सॉन्ग याओयाओ में दिलचस्पी लेने के लिए मिस्टर हुओ का स्वाद बहुत बुरा होना चाहिए। लेकिन अब वह अचंभित थी। नमस्ते, आप कौन हैं? हुओ क्यूई थोड़ा मुस्कुराया। जिस क्षण वह अंदर आया, उसने पहले से ही लिविंग रूम की स्थिति का विश्लेषण कर लिया था। हाय मिसेज सॉन्ग, मेरा सरनेम हुओ क्यू है। मिस सॉन्ग आज मास्टर हुओ के साथ एल्डर हुओ से मिलने अस्पताल गई थी, इसलिए उनके खाने का समय देरी से हुआ। मास्टर को चिंता थी कि मिस सॉन्ग भूखी होंगी, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ खाना देने के लिए यहाँ भेजा। जैसे ही उसने हुओ उपनाम सुना, जो मानली की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराए। मास्टर हुओ, क्या ये निंगशी है? लेकिन अस्पताल जाना, उसने सवालिया निगाहों से सॉन्ग जिंगवान की ओर देखा। उसकी प्यारी बेटी आज समय पर घर लौट आए। हुओ क्यूई मुस्कुराए। यह मिस सॉन्ग नहीं, दूसरी वाली। जो मानली की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्या आप सॉन्ग याओयाओ के बारे में बात कर रहे हैं? उसने चौंक कर पूछा। तो फिर वह किस मास्टर हुओ की बात कर रहा था? क्या वह बदमाश सबके पीछे डेट पर गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? वह वानवान को निंगशी से शादी करने देने की योजना बना रही थी। हाँ, हुओ क्यू ने सिर हिलाया। क्या मिस सॉन्ग ने अभी तक अपना खाना खा लिया है? यह। उसने कंटेनर उठाया और इशारा किया कि यह सॉन्ग याओयाओ के लिए है। ओह, वो वाली। जो मानली के होंठ फड़क उठे, वह ऊपर है। सॉन्ग जिंगवान ने उसकी शर्ट के हेम को पकड़ लिया और जल्दी से बीच में बोला, माँ, मैं सॉन्ग याओयाओ को नीचे आने के लिए बुलाता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, वह हुओ क्यूई को देखकर मुस्कुराए और ऊपर की ओर भाग गई। वह बच्ची, जो मानली ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी परवाह मत करो। तो याओयाओ के इतनी देर से आने का कारण ये था कि वह निंगशी के साथ थी। फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुओ निंगजी। हुओ क्यू ने भौहें उठाईं और मुस्कुराए। ये यंग मास्टर निंगशी नहीं था। हुओ परिवार में केवल एक आधिकारिक मास्टर हुओ था। क्या श्रीमती सॉन्ग को एहसास नहीं हुआ कि वह किसकी बात कर रहा था? उस स्थिति में उसे उसके लिए चीजें स्पष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह हमारे घर के मालिक, युवा मास्टर निंगशी के छोटे चाचा के साथ थी। वह असली मास्टर हुओ थे। हुओ निंगशी उनके मास्टर की तुलना में योग्य नहीं थी। ओह, तो ये था। रुको, तुमने क्या कहा? जो मानली को पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब वह मुस्कुराई, तो उसके चेहरे पर अचानक से भाव आ गए। मास्टर हुओ निंगजी के छोटे चाचा। वह अजीब तरह से मुस्कुराए और उस आदमी को अविश्वास से देखा। मास्टर हुओ और हमारे सॉन्ग याओयाओ क्यों? ये हमारे मालिक का निजी मामला है। एक अधीनस्थ के रूप में मुझे कोई जानकारी नहीं है, हुओ क्यू ने लापरवाही से उत्तर दिया। बेशक, अगर आप वास्तव में उत्सुक हैं, तो आप हमेशा उनसे खुद पूछ सकते हैं। इससे जो मानली को वाकई असहज महसूस हुआ। हालांकि हुओ क्यूई शुरू से ही मिलनसार और शिष्ट थी, इसलिए भले ही उसे थप्पड़ मारा गया था, लेकिन वह केवल मुस्कुराकर ही जवाब दे सकती थी। ... जैसे ही सॉन्ग जिंगवान सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और सॉन्ग याओयाओ के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब भी सॉन्ग याओयाओ किसी चीज में डूबी होती थी, तो उसके लिए बाहरी दुनिया से विचलित होना मुश्किल होता था। जब उसने सभी तस्वीरों को संशोधित कर लिया और मेंगक्यूकी को फाइलें भेजकर अपना सौदा पूरा कर लिया, तभी उसने अंततः सांस ली और अपनी थकी हुई उंगलियों को मालिश किया। दस्तक 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 दस्तक। सॉन्ग याओयाओ ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। फिर वह खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। सॉन्ग जिंगवान के हाथ खालीपन से मिले और उसने लगभग सॉन्ग याओयाओ के चेहरे पर वार कर दिया। सॉन्ग जिंगवान, तुम मुझे कोई अच्छा कारण बताओ कि तुम मेरे आराम में खलल क्यों डाल रहे हो। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपना सिर एक तरफ कर लिया और सॉन्ग जिंगवान के हाथ से बच गई। तेज रोशनी उसके छोटे से चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में गहरा उदासी थी। जब वह अच्छे मूड में होती थी, तो उसे सॉन्ग जिंगवान को चिढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन अभी वह बस अपने लिए कुछ शांत समय चाहती थी। छी, कोई तुम्हारे लिए खाना लाया है? क्या ये पर्याप्त कारण है?
सॉन्ग जिंगवान ने सॉन्ग याओयाओ को नाखुश होकर घूरा। अपने दांत पीसते हुए वह सॉन्ग याओयाओ के पास से गुजरी और धीमी आवाज में बोली, सॉन्ग याओयाओ, तुम वाकई किस्मत वाली हो। कोई उसके लिए खाना लाया। सॉन्ग याओयाओ की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे की उदासी गायब हो गई। अचानक वह सॉन्ग जिंगवान को छूती हुई खुशी से नीचे की ओर भागी। जब उसने हो युंके को नहीं देखा तो सॉन्ग याओयाओ निराश नहीं हुई। वह जानती थी कि वह व्यक्तिगत रूप से नहीं आएगा, लेकिन हुओ क्यू को देखना ही उसके लिए सुखद आश्चर्य का कारण था। हुओ क्यूई, क्या गेगे ने तुम्हें आने के लिए कहा था? मिस सॉन्ग, हुओ क्यूई ने सिर हिलाया और कंटेनर उसे सौंप दिया। ये तुम्हारे लिए है। मुझे जल्दी से हुओ हवेली वापस जाना है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। सॉन्ग याओयाओ ने कंटेनर स्वीकार कर लिया। ये काफी भारी था। उसने देखा कि हुओ क्यू ने जोऊ मानली और सोंग रुई की ओर सिर हिलाया जो अभी अभी नीचे आए थे। फिर वह मुड़ा और चला गया। अरे, क्या गेगे ने कोई संदेश नहीं छोड़ा? उसने अपने होंठ फुलाते हुए पूछा। जब उसने ये सुना तो हुओ क्यू वास्तव में रुक गया। अपने सिर के पीछे थपथपाते हुए वह मुड़ा और मुस्कुराया, मैं तो लगभग भूल ही गया था। गुरु ने तुमसे कहा था कि तुम्हें लंबाई बढ़ाने के लिए ठीक से खाना चाहिए। बोलने के बाद उन्होंने सॉन्ग याओयाओ के चेहरे पर संतोष की भावना देखी और शांत भाव से चले गए। ओह, कितनी अच्छी प्रतिक्रिया है। सॉन्ग याओयाओ ने कंटेनर को पकड़ लिया और अपने दांत पीसने लगी। बेवकूफ गेगे, वह बहुत आगे निकल गया। सॉन्ग रुई की आंखें चमक उठीं। अपना चश्मा ठीक करते हुए उसने पूछा, याओयाओ, क्या तुम मास्टर हुओ को जानते हो? सॉन्ग वेंचुवान, जो अभी नीचे की ओर जा रहा था, रुक गया। उसने सिर्फ लड़की की मीठी आवाज सुनी। किस तरह? जोऊ मानली ने खुद को शॉल में लपेट लिया और सॉन्ग याओयाओ का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया, जैसे कि वह अपनी बेटी को पहचान ही नहीं रही हो। तुम्हारे और निंगशी के बीच क्या चल रहा है? तुम मास्टर हुओ के साथ कैसे जुड़ी? और क्या आज रात तुम मास्टर हुओ के साथ थी? सॉन्ग याओयाओ को उसके द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर प्रयुक्त किया गया आत्मविश्वासपूर्ण स्वर पसंद नहीं आया। वह हंस पड़ी और मासूमियत का दिखावा करते हुए अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। हाँ, वह वही गुंडा है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। दूसरे शब्दों में, मैं स्कूल के बाद सीधे घर नहीं आई क्योंकि मैं मास्टर हुओ के साथ खिलवाड़ कर रही थी। क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो? अंत में उसकी आवाज ऊंची थी और उसने जानबूझकर दो शब्दों, मूर्खतापूर्ण व्यवहार, पर जोर दिया। जोऊ मानली ने सोंग याओयाओ को गुस्से से देखा, लेकिन जब उसने उसके हाथ में कंटेनर देखा तो उसने तुरंत अपने अंदर जलती आग को दबा दिया। उसके गाल ऐसे तप रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके दोनों ओर थप्पड़ मार दिए हों, और वे दर्द से जल रहे थे। सॉन्ग जिंगवान ने सब कुछ देखा और चुपके से अपने निचले होंठ को काट लिया। गुंडा, मजाक कर रहे हो? सॉन्ग रुई ने स्पष्ट रूप से अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा भयावह रूप से काला पड़ गया क्योंकि वह जोऊ मानली को ठंडे भाव से देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि वह मास्टर हुओ के साथ थी। जोऊ मानली घबरा गई और सॉन्ग याओयाओ पर एक नज़र डाली। इसके अलावा वह बिना कुछ कहे वापस लौट गई जैसे उसने कोई अपराध किया हो। कौन जानता था कि वह मास्टर हुओ के साथ अस्पताल में एल्डर हुओ से मिलने गई थी। जोऊ मानली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सिर में पेस्ट भर गया हो और उसका मस्तिष्क अस्त व्यस्त तारों का एक कुंडल हो। सब कुछ पूरी तरह धुंधला था। अजीब माहौल देखकर सॉन्ग वेंचुवान ने उपहास किया। उसकी आंखें उपहास से भरी थीं। ये स्वीकार करना कठिन था कि उसके माता पिता सचमुच डरावने थे। सोंग याओयाओ का दिल साफ था, उनके लिए किसी भी तरह के स्नेह की भावना विकसित करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उसकी आवाज़ उदासीन थी। जैसे ही वह अपना डिब्बा लेकर मुड़ी, उसने कहा, तुम मुझसे पूछ सकते थे। क्या तुमने मुझे देखते ही डांटना शुरू नहीं कर दिया था? ऐसा लग रहा था जैसे तुमने मुझे जन्म नहीं दिया और मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। चूंकि तुमने मुझे शुरू से ही दोषी ठहराया था, इसलिए मुझे समझाने में अपनी सांसें बर्बाद करने की कोई वजह नहीं थी। आखिरकार तुम्हारे दिलों में मैं जो कुछ भी करती हूँ वह वैसे भी गलत है। अगर ऐसा है तो? सॉन्ग याओयाओ ने पलट कर देखा और उसके होंठ मुड़ गए। उसकी आंखें खाली और धुंधली थीं, लेकिन उनमें आक्रामकता का भाव झलक रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मैं क्या करता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम यहीं रुक जाओ, बदमाश। मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चुप रहो। सॉन्ग रुई ने जोऊ मानली को कठोर चेतावनी दी जब उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और सॉन्ग याओयाओ को सीढ़ियों से ऊपर और कोने के आसपास गायब होते देखा। उसने अपनी भौहों के बीच मालिश करने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी कनपटियां दर्द से धड़क रही थीं। एक गुंडे के साथ मस्ती करना, क्या एक माँ ऐसा कहेगी? अगर इस बारे में बात फैल गई तो क्या आपको लगता है कि वह शर्मिंदा होगी? नहीं, पूरा सॉन्ग परिवार शर्मिंदा होगा। बहुत बेवकूफ़, बेहद बेवकूफ़। उसने कुछ शब्द डांटे इससे पहले कि उसकी नज़र दूसरी मंजिल पर स्थित सॉन्ग याओयाओ के कमरे पर पड़ी। मैं जोऊ मानली को कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी।
नतीजतन डांट से उसकी आंखें लाल हो गईं। हाँ हाँ हाँ, मैं बेवकूफ़ थी, लेकिन यह मत समझो कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रही हो। क्या वह आदमी कोई ऐसा है जिसके साथ वह वास्तव में घुल मिल सकती है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि पूरे सॉन्ग परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? अपनी पत्नी द्वारा बेरहमी से उजागर किए जाने पर सॉन्ग रूई को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी आवाज़ कम करते हुए उसने कहा, बस इतना याद रखना कि भविष्य में ऐसे शब्द कम से कम बोलें। अगर मास्टर हो ये शब्द सुन लेंगे तो क्या आप इसके परिणामों को झेल पाएंगे? इस भयावह परिणाम के बारे में सोचते ही जोऊ मानली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ काटे और कुछ और कहने से परहेज किया। जिंगवान, क्या पापा, क्या आपने मुझे फ़ोन किया? सॉन्ग जिंगवान, जो अचंभित थी, ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह मुस्कुरा रही थी। आप आमतौर पर याओयाओ के काफ़ी करीब हैं। क्या आपको पता है कि वह मास्टर हुओ से कब मिली? सॉन्ग रूई की प्रश्नवाचक निगाहों का सामना करते हुए सॉन्ग जिंगवान ने अपनी हथेलियों में नाखून गड़ा दिए। हमेशा की तरह खाली नजर आते हुए उसने अपना सिर हिलाया। मुझे बस इतना याद है कि वह माउंटेन रिजॉर्ट में मास्टर हुओ से चिपकी हुई थी। मुझे और कुछ नहीं पता। इसके अलावा वह कड़वी मुस्कान के साथ बोली, पिताजी, याओयाओ को मेरे प्रति बहुत सी गलतफहमियां हैं, इसलिए हम स्पष्ट रूप से अलग हो गए हैं। कुछ ही शब्दों में उसने खुद को सॉन्ग याओयाओ से दूर कर लिया। बेशक सॉन्ग रूई का मानना था कि उनकी लगातार उत्कृष्ट बेटी। उसने सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ीं। ठीक है, अब से उस पर नजर रखना। अगर वह मास्टर हुओ से फिर से मिलती है तो। पापा, सॉन्ग जिंगवान ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, मुझे लगता है कि माँ की बात सही है। मास्टर हुओ को एक ऐसी लड़की में कैसे दिलचस्पी हो सकती है जो उनसे इतनी छोटी है? इसके अलावा निंगशी को पहले से ही इस बारे में पता है और इस पर याओयाओ के साथ उसकी बहुत बड़ी बहस हुई थी। अगर बात बाहर आ गई तो सोंग याओयाओ को भतीजे से शादी करनी थी। अगर वह चाचा से शादी करती तो ये पूरी तरह से मजाक बन जाता। सॉन्ग रूई ने भी इस बात पर सचेत होकर विचार किया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे इस पर विचार करने दीजिए। ये कहकर वह पलटकर अपने अध्ययन कक्ष में लौट गया। इस समय आंटी लियू एक नाजुक ढंग से पैक किए गए कागज़ के थैले के साथ अंदर आईं। उन्होंने डाइनिंग रूम में बैठे 3 लोगों को देखा और उत्सुकता से पूछा, टेकअवे का ऑर्डर किसने दिया? जो मानली की नज़र सॉन्ग वेंचुआन पर पड़ी। बहुत बढ़िया, तुम ऊपर से मेरी बात मानते हुए दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम मेरा विरोध कर रहे हो। मैंने तुम्हें बिना किसी फायदे के पाला है। सॉन्ग वेंचुआन ने आंटी लियू के हाथों में पड़े कागज़ के थैले पर उदासीनता से नज़र डाली। फिर वह सीधे ऊपर की ओर चला गया। इसे यहीं रहने दो, माँ और जिंगवान, अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो इसे आजमा सकते हो। उसकी उदासीन निगाहों ने जोऊ मानली को क्रोधित कर दिया। इस बीच आंटी लियू ने असहाय होकर कागज़ का थैला पकड़ रखा था। मैडम, ये उसके बारे में क्या? जोऊ मानली ने खुद को शॉल में लपेटते हुए पूछा। मैं गुस्से से भरी हुई हूँ। मैं खाने के मूड में कैसे हो सकती हूँ? इसे बाहर फेंक दो। इसे देखकर मुझे निराशा होती है। सोंग याओयाओ से निपटना इतना कठिन क्यों था? ये बदमाश लड़की वाकई उसके लिए बदकिस्मत थी। न केवल उसका रूप रंग खराब था, बल्कि वह कुछ भी ऐसा नहीं करती थी जो उसे पसंद हो। जब वह अपने शयन कक्ष में वापस लौटी तो देखा कि लिविंग रूम में सोंग जिंगवान ही एकमात्र व्यक्ति बचा था। आंटी लियू को लगा कि खाना फेंकना बर्बादी होगी, इसलिए उन्होंने पूछा, बड़ी मिस, क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? पफ्फा। जैसे ही उसने यह बात कही, लड़की जोर से हंसने लगी। आंटी लियू ने उलझन में अपनी आंखें उठाईं और सॉन्ग जिंगवान की हंसी भरी नज़रों से मिलीं। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने उपहास में कहा, आंटी लियू, क्या तुमने नहीं सुना कि माँ ने क्या कहा? इस तरह का कचरा खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी। ये कहकर वह सहजता से चली गई। वह ऐसा कुछ क्यों खाए जो सॉन्ग याओयाओ नहीं खा रही थी? वह कचरा बीनने वाली नहीं थी। सामने के दरवाजे से आती हवा ठंडी थी। खाली कमरे में आंटी लियू कांप रही थीं। बिग मिस अलग क्यों लग रही थी? श्रीमती हुओ एक रोने वाली बच्ची है। C55 पृथ्वी का आदर्श। अध्याय 55 पृथ्वी का आदर्श। अनुवादक युनई। देर रात एक उच्च स्तरीय आवासीय संपत्ति के अंदर लुओ जिंगवांग ने दिन भर काम करने के बाद खुद को सोफे पर दफना लिया। उसका मेकअप रहित चेहरा स्पष्ट रूप से पीला और थका हुआ दिख रहा था। वह सोफे पर लुढ़क गया, लापरवाही से वेबो पर लॉग इन किया और गलती से एक पोस्ट पर क्लिक कर दिया। आइए हमारे गेगे की बेदाग सुंदरता का 365 डिग्री का आनंद लें। मैं बेहोश होने वाला हूँ। वह मंच पर बहुत ही अद्भुत है। मैं पूरी तरह से अवाक हूँ। एल्बम संलग्न। लुओ जिंगवांग हंसा। जैसे ही उसने अपनी आंखें नीची की और पोस्ट से बाहर निकलने की योजना बनाई, उसकी नज़र तस्वीरों पर पड़ी। अनगिनत चमकदार रोशनियां उसके शरीर पर पड़ रही थीं, जब लेंस हजारों आकृतियों को भेद कर उस पर केंद्रित हो रहा था, जबकि वह अपने नृत्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
जब वह नाच रहा था तो उसके बाल और पसीने की उड़ती हुई बूंदें फ्रेम में जम गई थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में आग हो। एक स्थिर फोटो से उन्होंने वास्तव में जुनून और भावनाओं को महसूस किया। बाहरी लोग भीड़ की ओर आकर्षित हुए, लेकिन उद्योग के भीतर के लोग कौशल की ओर आकर्षित हुए। लुओ जिंगुआंग, जो लगभग 5 साल से मनोरंजन उद्योग में थे, ने सुंदरता के लिए अपने खुद के मानक विकसित किए थे। इन तस्वीरों में एक ही फिल्टर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उनका प्रभाव वास्तविक और स्वप्निल था। तस्वीरों को लापरवाही से रिटच और फिल्टर नहीं किया गया था, जहां किसी की जबड़े की रेखा धुंधली दिखाई दे। सुधार करने वाले के पास अच्छे कौशल हैं। उसने भौहें उठाईं। जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक वह डाउनलोड बटन पर क्लिक कर चुका था। ... अगले दिन मौसम बरसात वाला था, इसलिए तापमान गिर गया। सोंग याओयाओ ने अपना बैग नीचे रखा और खाने की मेज पर बैठ गई। कल रात के बाद सोंग रूई और जोऊ मानली का रवैया थोड़ा अजीब हो गया। सोंग याओयाओ जोऊ मानली की आंखों में नफरत देख सकती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह वास्तव में इसे दबा रही थी। सुप्रभात याओयाओ, सोंग जिंगवान ने धीरे से कहा। रात की अच्छी नींद के बाद सोंग याओयाओ तरोताजा हो गई। उसने अपना सिर घुमाया और सोंग जिंगवान की ओर मुस्कुराए। गुड मॉर्निंग बड़ी बहन। क्रैक। सोंग याओयाओ अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकी और अपने हाथ में एक अंडा कुचल दिया। ओह, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़ोरदार थी। सोंग याओयाओ ने ईमानदारी से माफ़ी मांगी और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। सोंग जिंगवान की पलकें फड़क उठीं। उसने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। कोई बात नहीं। जोऊ मानली ने अपनी आंखें प्लेट में वापस रखे कुचले हुए अंडे पर घुमाईं और एक गहरी सांस ली। सोंग रूई ने उसकी ओर देखा। अनाड़ी, सोंग वेंचुवान ने ठंडे स्वर में कहा, जब उसने लापरवाही से सोंग याओयाओ की प्लेट पर एक ताज़ा छिला हुआ उबला अंडा रखा। जब सोंग जिंगवान ने यह देखा तो उसने अपना निचला होंठ काटा और दुखी होकर बोली, भाई तुम बहुत पक्षपाती हो। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा भी एक छिलका उतारो। आओ वान वान, दुखी मत हो, मैं तुम्हारा एक छिलका उतार दूंगा। ये देखकर कि उसकी प्यारी बेटी दुखी थी, जोऊ मानली ने जल्दी से उसे दिलासा देने की कोशिश की। सोंग वेंचुवान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने लापरवाही से एक अंडा उठाया, उसे छीला और सोंग जिंगवान की प्लेट पर रख दिया। ज्यादा खाओ, लंबाई बढ़ाने के लिए तुम्हें पोषक तत्वों की जरूरत है। फिर उसने अपने हाथ पोंछने के लिए 2 टिश्यू उठाए और उदास सोंग याओयाओ को देखा। जब उसने देखा कि वह अपने अंडे को ऐसे काट रही है जैसे उसे उससे बहुत बड़ी शिकायत हो, तो उसकी आंखों में खुशी दिखाई दी और वह खड़ा हो गया। मैं पहले ऑफिस जा रहा हूं। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसने सोंग जिंगवान की आंखों में देखा। ठीक है, जिंगवान। उस आदमी की आकर्षक आंखों ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सोंग जिंगवान ने तुरंत मुस्कुराहट प्रकट की। बेशक, तुम बिना किसी चिंता के काम पर जा सकती हो। मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। सोंग वेंचुवान के होंठ ऊपर की ओर मुड़े, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। मुझे तुम पर भरोसा है, उसने कहा। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। जब उसने ये देखा तो सोंग जिंगवान की मुस्कुराहट बढ़ गई। जैसे ही वह झुकने वाली थी, सोंग वेंचुवान का हाथ सोंग याओयाओ के सिर पर पड़ा और उसने उसे जोर से रगड़ा। अरे, सोंग याओयाओ ने फूले हुए गालों से उसे घूरते हुए कहा, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। उसके मुलायम, रोएदार बाल छूने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन सोंग वेंचुवान ने उन्हें इतना बिगाड़ दिया था कि वे मुर्गी के घोंसले जैसे दिखने लगे। अपनी बड़ी, गहरी, शिकायत भरी आंखों के साथ सोंग वेंचुवान सुंदरता से भरपूर थी। अच्छा बनो, सोंग याओयाओ ने उसकी कोमल आवाज को अनदेखा कर दिया और झुंझलाहट से अपनी आंखें घुमा लीं। वह परेशान दिख रही थी, लेकिन उनकी बातचीत के तरीके ने वास्तव में सोंग जिंगवान को दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। सोंग याओयाओ और सोंग वेंचुवान इतने करीब कब आ गए? उस समय उसने फिर से उबले हुए अंडों की प्लेट को देखा और भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस किया। यहाँ तक कि सोंग वेंचुवान के प्रति भी अब उसे नाराजगी का एहसास हुआ। जब सोंग वेंचुवान ने अपना सिर घुमाया तो उसने उसकी निगाह पर ध्यान दिया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और नीचे देखने लगा। मैं काम पर जा रहा हूँ। सोंग वेंचुवान के जाने के बाद सोंग याओयाओ ने अपना नाश्ता खत्म किया, दूध का गिलास उठाया और एक ही बार में पी लिया। फिर उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चल पड़ी। मेरा काम हो गया, आप लोग धीरे धीरे खाना जारी रख सकते हैं। सोंग जिंगवान ने अपने होंठ काटे। जैसे ही उसने सोंग याओयाओ को सोंग वेंचुवान का पीछा करते हुए देखा, वह खड़ी हो गई और उसके पीछे चली गई। मैं भी कर चुका हूँ। माँ, पिताजी, अलविदा। सुरक्षित रहो, जोऊ मानली ने याद दिलाते हुए उसके पीछे दौड़ लगाए। सोंग जिंगवान ने अपना हाथ हिलाया और सोंग याओयाओ के पीछे पीछे बाहर चली गई। एक सहायक पहले से ही छाता लेकर बाहर इंतजार कर रहा था। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ था और अभी भी थोड़ा अंधेरा था, जैसे अभी भी सुबह के 4-5 बजे हों। स्कूल जाते समय सोंग जिंगवान ने भौहें सिकोड़ी और एक शब्द भी नहीं बोला।
इस बीच सोंग याओयाओ शांत और खुश था। वहां पहुंचने के बाद वे अलग हो गए और अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। अनमोल याओयाओ, सुप्रभात। जैसे ही सोंग याओयाओ दरवाजे से अंदर आए, उसकी नज़र एक खूबसूरत चमकदार चेहरे पर पड़ी। जब वह मुस्कुराई तो ऐसा लगा जैसे कमरे में रोशनी हो गई हो। सुप्रभात, उसने अपना हाथ हिलाया और तांग शिनरो की ओर मुस्कुराए। जल्दी करो, अपना स्पष्टीकरण दो। जिस क्षण सोंग याओयाओ बैठी, तांग शिनरू ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उससे बातचीत शुरू कर दी। मैंने सुना है कि तुमने कल स्कूल के गेट के बाहर हुओ निंगशी की पिटाई की थी। हाँ, सोंग याओयाओ ने शांतिपूर्वक सिर हिलाया और अपनी पाठ्यपुस्तक निकाली। फक, तांग शिनरू चौंक गई। वह पिछले दिन जल्दी चली गई थी और उसे इस पल पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता तो वह शो देखने के लिए रुक जाती। तुमने उसे क्यों मारा? क्या कारण था? क्या उसने जवाबी हमला नहीं किया? क्या तुम्हें चोट लगी? जब तांग शिनरू बोल रही थी तो वह थोड़ी सी आक्रामक थी और इससे सोंग याओयाओ थोड़ा असहज हो गया। एक डरी हुई खरगोश की तरह वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और अपनी छाती को ढांक लिया। इतना हाथ मत लगाओ, मुझे डर लग रहा है। जैसे ही तांग शिनरू ने उसकी बड़ी गोल आंखों में देखा, उसकी नज़र में शैतानी बढ़ गई और उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। हे, हम दोनों लड़कियां हैं। तुम किस बात से डर रही हो? आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊं। नहीं, तुम औरत गुंडे हो। सोंग याओयाओ ने उसे घूर कर देखा और पीछे हट गई। उसकी पीठ उसके पीछे डेस्क के किनारे से दब गई और वह आगे पीछे नहीं हट सकी। इसी समय किसी ने उसके पीछे रखी मेज को खींच लिया। आश्चर्य से वह पीछे की ओर लुढ़क गई। ओह, उसकी पीठ कठोर मेज से टकराए और दर्द के आंसू तुरंत बह निकले। ये बहुत दर्दनाक था। तुम कमीने। उसने अपने आंसू रोके, तेजी से घूमी, मुठियां भींची और दांत पीसते हुए अपराधी को घूरने लगी। आंखों में शत्रुता लिए एक युवक आलसी ढंग से दीवार के सहारे झुका हुआ था और नींद भरी निगाहों से सोंग याओयाओ को देख रहा था। जब उसने उसके आंसू देखे तो वह जोर से हंसा और शरारती लहजे में बोला, सहपाठी, तुम बहुत नाजुक हो। इस वाक्य की संरचना वास्तव में परिचित थी। हान जून ने अपनी आंखें घुमाईं और तुच्छ शेन जून को देखा। क्या भाई जून एक लड़की को परेशान करने के लिए खुद को इतना नीचे गिरा रहा है? सोंग याओयाओ उसकी हंसी सुनकर अवाक रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना सिर उठाया और उसे घूरने लगी। ये भाव देखकर शेंग शुन और भी जोर से हंसा। जू यू चुपके से मुस्कुराए। सोंग याओयाओ, देखते हैं कि क्या तुम अब भी अहंकारी हो सकती हो। परंतु फिर शेंग शुन के चेहरे पर एक मुक्का पड़ा। भाड़ में जाओ। शेंग शुन का सिर एक तरफ गिर गया। इससे पहले कि वह आवाज निकाल पाता, हान जून उस पर झपटा और उसे पकड़ लिया। भाई जुन, शांत हो जाओ, हम औरतों को नहीं मारते। युवक ने अपने गाल के अंदर चाटा और खून का स्वाद चखा। उसकी आंखों के बीच की दुश्मनी दूर नहीं हो सकी। उसने हंसने से बचने की कोशिश करते हुए सोंग याओयाओ को घूर कर देखा। उसने उसे मारा, लेकिन वह ऐसे दुखी दिख रही थी जैसे उसके साथ बदसलूकी की गई हो। सोंग याओयाओ की मुट्ठी और आंखें लाल हो गई थीं। दर्द सहन न कर पाने के कारण उसने अपने हाथ पर फूंक मारी। वह और भी जोर से रोना चाहती थी और किसी को मारना चाहती थी। तांग शिनरू ने चौंक कर अपना मुंह खोला। अरे बेब, तुम थोड़ी उग्र हो। जैसे ही उसने सोंग याओयाओ को पकड़ा, उसने शेन जून की ओर देखा। शेन जून, तुमने पहले याओयाओ को उकसाया। इसके अलावा वह बहुत मजबूत नहीं है। मुझे लगता है कि उसका वार तुम्हें गुदगुदी जैसा लगा होगा। क्यों न हम इसे जाने दें? आखिरकार तुम सहपाठी हो। इसे जाने दो। शेंग शुन को यह हास्यास्पद लगा। वह आगे झुका और अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। उसके होठों के कोने पर चोट लगी हुई थी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह बहुत मजबूत नहीं है? आहम। तांग शिनरू की नज़र उसके चोट के निशान पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है। उसने अवाक होकर अपनी सहेली की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन जानता था कि वह एक हिंसक लड़की थी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? सोंग याओयाओ ने अपने आंसू पोंछे और सिर उठाकर उदास भाव से पूछा। उसकी लाल आंखें और नाक देखकर कोई भी उसे पकड़कर उस पर मोहित हो जाता था। हान जून ने शेन जुन को पकड़ लिया और उसे समझाना जारी रखा। भाई जुन, भूल जाओ। यह जरूरी नहीं है। बोलते हुए उसने अपनी आंखों से सोंग याओयाओ को इशारा किया। सोंग याओयाओ, बस माफी मांग लो। तुम भाई जुन की मुट्ठी संभालने के लिए बहुत छोटे हो। देखते हैं वह क्या करती है। शेंग शुन वास्तव में इतना क्रोधित नहीं था। उसे बस वह लड़की काफी मनोरंजक लगी। वह कमजोर और नाजुक लग रही थी, लेकिन उसका स्वभाव इतना खराब क्यों था? उसने जानबूझकर उसे उदास भाव से देखा और जानलेवा भाव पैदा किया। याओयाओ, आप। तांग शिनरो ने भी शांतिपूर्ण परिणाम का सुझाव दिया। लेकिन सोंग याओयाओ जिद्दी थी। उसे पहले कभी इस तरह दुख नहीं हुआ था। इसके अलावा ये सब शेन जुन की गलती थी। वह बस वहां बैठी थी जब शेन जुन ने लगभग उसकी हड्डियां तोड़ दीं। ओह, वह सूंघी और उसे घूरने लगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया।
मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ। अगर तुम इतने महान हो तो लड़ो, मैं डरता नहीं हूँ। यदि स्थिति और भी बदतर हो गई तो उसके हाथों में केवल थोड़ा दर्द होगा, वह नहीं मरेगी। हाँ, शेंगशुन ने सोंग याओयाओ को देखा और शांति से अपनी सीट पर बैठ गया। उसके छोटे कंधे अभी भी हिल रहे थे। उसने सोचा कि उसकी आवाज़ में उग्रता थी, लेकिन वह बहुत प्यारी थी, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा बड़ा होने से पहले ही अपने पंजे दिखाना शुरू कर देता है। आहम, भाईजुन, चुप रहो। शेंगशुन ने चेतावनी के भाव से उसकी ओर ठंडी नज़र से देखा। हान जून ने अपना मुंह बंद कर लिया, जिप बंद करने का नाटक किया और आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ठीक है, चलो लड़ते हैं। तुम कोई जगह चुन लो। तांग शिनरू का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा और उसने अपनी आंखें घुमा लीं। शेनजुन, क्या तुम गंभीर हो? अगर तुमने किसी लड़की को मारा तो मैं अब तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है? शेनजुन ने भी अपनी आंखें घुमाईं। ठीक है, सोंग याओयाओ ने बिना पीछे देखे अपनी किताब पलट दी। चलो नियम तय करते हैं। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन जाऊंगा। पफ। हान जून हैरान रह गया, और वे छात्र भी हैरान रह गए जो छिपकर देख रहे थे। क्या सोंग याओयाओ ने वाकई अपना दिमाग खो दिया था? क्या वह वाकई इतनी हिम्मत वाली थी कि कुछ कह सके? वह न केवल स्कूल के बदमाश से लड़ रही थी, बल्कि शर्त भी लगा रही थी। याओयाओ, क्या तुम पागल हो? तांग शिनरू ने अपनी आवाज़ कम की और सोंग याओयाओ की बांह पर चुटकी काटी। ओह, ये चोट लगी। सोंग याओयाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह गंभीर थी। ये लोग इतने हैरान क्यों थे? शेंगशुन ने खुशी से अपनी भौहें उठाईं। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या होगा? आप क्या चाहते हैं? हालात गंभीर होते जा रहे थे। जूयू ने चुपके से एक तस्वीर ली और उसे सोंग जिंगवान को भेज दिया। इसके साथ एक संदेश भी था, सोंग याओयाओ ने वाकई अपना दिमाग खो दिया है। उसने शेनजुन को भड़का दिया है और वे लड़ाई के लिए सहमत हो गए हैं। मैं ये देखने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसका नाश कैसे होता है। सोंग जिंगवान को लगा कि उसकी जेब में फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। उसने फ़ोन निकाला और देखा कि यह मैसेज है। वह बिना आवाज़ किए मुस्कुराए और जल्दी से जवाब टाइप किया। ओह, ऐसा कैसे हुआ? याओयाओ शेनजुन का मुकाबला नहीं कर सकती। जल्दी करो और उसे लड़ने से मनाओ। जिंगवान, क्या हुआ? क्या सवाल में कुछ गड़बड़ है? कोशिश करो और अपनी सोच बदलो। उदाहरण के लिए, हु निंगशी ने गणित के एक सवाल की ओर इशारा किया और धीरे से समझाया कि इसका जवाब कैसे देना है। उसका लहजा शांत था और जैसे ही खिड़की से सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ी, वह कॉमिक के मुख्य पात्र की तरह खूबसूरत लग रहा था। ओह, सॉरी निंगशी, मेरा ध्यान एक सेकंड के लिए भटक गया था। सोंग जिंगवान ने जल्दी से अपना संयम वापस पाने की कोशिश की। उसने हुओ निंगशी पर एक नज़र डाली और उसकी व्याख्या सुनने के लिए झुक गई। करीब 2 मिनट बाद हुओ निंगशी ने सांस ली और प्रश्न पत्र की ओर इशारा किया। आप इसका उत्तर इसी तरह देते हैं। क्या आप समझे? ओह, सोंग जिंगवान ने तुरंत मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। निंगशी, तुम कमाल हो, कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी माँ ने मुझे तुमसे सीखने के लिए कहा। तुम्हारी तुलना में मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ, उसने प्रशंसा के साथ कहा। उसकी निगाहों में भक्तिभाव देखकर हुओ निंगशी प्रसन्न हो गई। उसके होंठ थोड़े मुड़े। कोई बात नहीं, जब तक तुम समझती हो यही मायने रखता है। वैसे, क्या कोई तुम्हें ढूंढ रहा था? उसने लापरवाही से पूछने का नाटक किया। नहीं, सोंग जिंगवान ने अपनी जीभ बाहर निकाली। ये याओयाओ है, वह हाल ही में थोड़ी अजीब हो गई है। उसने आज शेनजुन को भी उकसाया और उससे लड़ने की घोषणा की। मुझे नहीं पता कि इस पर क्या कहना है। झगड़ा करना। जब उसने ये सुना तो हुओ निंगशी पिछले दिन स्कूल के गेट पर हुए दृश्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ तक कि जब वह अब इसके बारे में सोचता है तो उसे अभी भी दर्द महसूस हो सकता है। वह लड़का तो उग्रवादी जैसा था। चूंकि उसे लड़ना पसंद है तो उसे लड़ने दो, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसे सबक सिखाया जा सकता है ताकि वह ये न सोचे कि वह अजेय है। ओह, सोंग जिंगवान ने ऐसे पेश आया जैसे उसे इससे परेशानी हो रही हो। यह अच्छा विचार नहीं है न? हुओ निंगशी जोर से हंस पड़ी। शेनजुन का स्वभाव भले ही खराब हो, लेकिन वह किसी लड़की को नहीं मारेगा। ये बहुत शर्मनाक होगा। मेरा अनुमान है कि अगर शेनजुन सहमत भी हो जाए तो वह डरकर रो पड़ेगी। शेनशुन एक कारण से प्रसिद्ध था। क्षेत्र के सभी स्कूलों में से किसने उसके कौशल के बारे में नहीं सुना था। हाँ, तुम सही हो। चलो अभी के लिए इसे अनदेखा करते हैं तो। सोंग जिंगवान ने सिर हिलाया और अपनी चमकती आंखों से हुओ निंगशी को देखा। ... जब जूयू को सोंग जिंगवान का संदेश मिला तो उसने अपने होंठ फुलाए और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगी। चिंता मत करो, मैं उसे मनाने में आपकी मदद करूंगी। मानो। इस बीच शेंगशुन गंभीरता से सोच रहा था कि वह क्या चाहता है। अचानक उसके मुंह से एक शर्त निकल गई। मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं हैं।
अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का मुश्किल काम अपने ऊपर ले लूंगा। सॉन्ग याओयाओ ने अपना सिर घुमाया। उसके हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी नज़र थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। असंभव, इसके बारे में सोचना भी मत। तुम मेरे टाइप की नहीं हो। पफट। हान जून तुरंत ही बेकाबू होकर हंसने लगा और वह डेस्क पर लेट गया, उसके कंधे हिल रहे थे। इस बीच तांग शिनरू ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की। ये सही था, वह कैसे भूल सकती थी। याओयाओ के दिल में पहले से ही एक रहस्यमय गेगे था। अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया और आसमान उदास हो गया। कभी कभार दिखने वाला सूरज फिर बादलों से ढक गया। धीरे धीरे कमरे में दबाव भर गया। टकराना। शेनशुन ने अपना पैर बढ़ाया और आलस से हान जून की मेज पर लात मारी, जिससे पूरे कमरे में जोरदार आवाज गूंज उठी। क्या ये हास्यास्पद है? हान जून कांप उठा, जल्दी से अपना चेहरा सीधा किया और अपने सिर को जोर से हिलाया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। सच में, मैं तो आसानी से खुश हो जाता हूँ। शेंगशुन ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और लापरवाही से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। खतरा अपने आप में स्पष्ट था। तुम मर रहे हैं। हान जून रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकले, वह कोने में सिमटकर कांपने लगा। मैं तो बस एक कमजोर और असहाय दर्शक हूँ। शेनशुन ने अपना सिर घुमाया, लड़की की नम आंखों में देखा और अपनी भौहें उठाईं। तुम्हारे पास व्यक्तित्व है, मुझे पसंद है कि तुम मुझे मांगते हो। उसने अपने होठों को मोड़ा और मुस्कुराते हुए डेस्क पर आगे झुक गया और सॉन्ग याओयाओ के माथे पर धीरे से थपकी दी। तो ये तय है, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें बिग ब्रो कहूंगा, अगर तुम हार गई तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। युवक का व्यक्तित्व विद्रोही था। उसकी भौहें आकर्षक और शांत थीं और उसका स्वभाव एक परिपक्व व्यक्ति और एक किशोर का मिश्रण था। उसकी आंखों में गहराई थी लेकिन उसकी भौहों के बीच एक युवापन भी था। ईमानदारी से कहें तो शेनशुन एक अच्छा दिखने वाला लड़का था। सोंग याओयाओ ने उसका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया और धीरे से पीछे मुड़ा। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या तुम में मर्दवादी प्रवृत्ति है? तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने की जल्दी में क्यों हो? क्या कोई तुम्हें नहीं चाहता क्योंकि तुम बहुत उग्र हो? क्या उसे कोई नहीं चाहता? शेनशुन ने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया और मेज पर झुक गया। वह शरारती था, फिर भी सुंदर था। उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने आलस से कहा, हाँ, इसीलिए तो मुझे पहल करनी होगी। हान जून ने लगभग अपनी आंखें पीछे की ओर घुमा लीं। सच में? भाईजुन, अपने उस बैकपैक को खोलो जिसे शायद ही कभी खोला जाता है। ये प्रेम पत्रों से भरा हुआ है। लेकिन क्या उनमें इतनी हिम्मत थी कि वे उसे बेनकाब कर सकें? बिल्कुल नहीं। उसने सॉन्ग याओयाओ को सहानुभूतिपूर्वक देखा। कितनी सुंदर लड़की है। यह अफसोस की बात है कि भाईजुन की नज़र उस पर थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सोंग याओयाओ बेफिक्र थी। बिना पीछे मुड़े उसने जवाब दिया, मैं हारूंगी नहीं, नहीं हारना चाहती हूँ। अगर दूसरे तुम्हें नहीं चाहते तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहती। सोंग याओयाओ को केवल गेगे पसंद था। इस दुनिया में आने के बाद उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। वह कभी नहीं बदलेगी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे उसकी याद आने लगी है। सोंग याओयाओ मेज पर लेट गया और अवचेतन रूप से सतह पर वृत्त बना रहा था। वह गेज की प्रेमिका कब बनेगी? तांग शिनरू ने अपनी हंसी रोक ली और उदास शेनजुन की ओर देखा। शेनजुन हमेशा से घमंडी रहा था। क्या उसे आखिरकार एक थप्पड़ मिला? इससे पहले क्या वह वाकई सोचता था कि वह अजेय है? वह मेज पर झुकी और सॉन्ग याओयाओ के फूले हुए गालों पर दबाव डाला। वह जानती थी कि उसे दर्द से डर लगता है, इसलिए उसने उन्हें ज्यादा जोर से नहीं दबाया। अनमोल याओयाओ, तुम क्या सोच रही हो? सॉन्ग याओयाओ की पलकें झुक गईं। उसकी घनी पलकें अभी भी थोड़ी नम थीं और वह दुखी दिख रही थी। मुझे गेज की याद आती है, उसने सीधे उत्तर दिया। गेगे। तांग शिनरू को ये शब्द कहते समय थोड़ी असहजता महसूस हुई। तुम्हारा सगे भाई? नहीं, उसका सगा भाई अब इस दुनिया में नहीं था। इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेली थी। बेशक नहीं, मैं उस गेगे का जिक्र कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, सॉन्ग याओयाओ ने आश्चर्य से जवाब दिया। भाड़ में जाओ। ये संभालना बहुत मुश्किल था। जब तांग शिनरू ने कल रात पहली बार सॉन्ग याओयाओ का फीड देखा तो उसने पहले से ही इसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। लेकिन हान जून अलग था। वह शेनजुन को सहानुभूतिपूर्वक देखने और दया के आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं सका। भाईजुन के लिए किसी लड़की में दिलचस्पी पैदा करना आसान नहीं था। अंत में न केवल वह उसमें दिलचस्पी नहीं रखती थी, बल्कि उसके पास पहले से ही कोई ऐसा था जिसे वह पसंद करती थी। जब उसने अपने गेगे का जिक्र किया तो उसकी आवाज़ कोमल और मधुर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पंख उगाकर तुरंत उसके पास उड़ जाना चाहती थी। शेंगशुन ने अपना चेहरा पोंछा और अचानक खड़ा हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए हान जून की गर्दन पकड़ ली। जून, चलो साथ में शौचालय चलते हैं।
हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह पूछ रहा था, लेकिन उसने पहले ही हान जून को गर्दन से पकड़ लिया था। एक मूली की तरह उसने हान जून को अपनी सीट से खींच लिया। हान जून की खुशी दुख में बदल गई। उसकी पीठ अकड़ गई और वह चिल्लाया, भाई जुन, मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो क्लास से पहले ही चला गया। शेंगशुन मुस्कुराए और उसे दरवाजे की ओर खींच लिया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें जाना है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। हान जून, हो भाई जुन, मैं गलत था, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, कृपया मुझे जाने दो। वह नहीं चाहता था कि उसकी पिटाई हो। शेन जुन हंसा, जुना, मैंने देखा है कि तुम्हारा दिमाग आजकल कहीं और ही लगा हुआ है। चलो टॉयलेट में बात करते हैं। चिंता मत करो, मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। हान जून रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठाओगे, तुम मुझे पीटोगे। अधीनस्थ होना कठिन था, स्कूल के किसी बदमाश का अधीनस्थ होना और भी कठिन था। अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना में हान जून ने वास्तव में एक पल के लिए सोचा कि उसका फ़ायदा उठाया जाना बेहतर है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या सोच रहा था, तो उसे खुद पर थोड़ी घृणा हुई। .. उसके बाद कक्षा काफ़ी सुचारू रूप से चली। ये स्वीकार करना कठिन था कि पहले कक्षा में सोंग याओयाओ की उपस्थिति भयावह रूप से नगण्य थी। कई शिक्षकों को तो उसे देखकर उसका नाम भी नहीं पता था, तथा कम से कम आधे शिक्षकों को तो लगा कि वह गलत कमरे में आ गई है। सोंग याओयाओ हताश था, लेकिन तांग शिनरो बेहद ईर्ष्यालु था। बेबी, तुम्हारा शरीर कैसा जादुई है। अगर मेरे पास तुम्हारा शरीर होता तो मैं क्लास छोड़कर बाहर खेलने चला जाता। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने देखा कि सोंग याओयाओ ने गणित का प्रश्नपत्र खोला और उसे भरना शुरू कर दिया। तांग जिनरो, याओयाओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या वह किसी बात से उत्तेजित हो गई थी? क्या वह इस बेकार क्लास में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश कर रही थी? सोंग याओयाओ ने अपना सिर नहीं उठाया। मैं बुरे मूड में हूँ, ये पेपर मुझे शांत कर देगा। तांग शिनरू हैरान रह गया। वाह अद्भुत! लेकिन जैसे ही सोंग याओयाओ ने उसके हाथ में एक कागज़ थमा दिया, उसका सदमा तुरंत गायब हो गया। आज से तुम मेरे साथ पढ़ाई करोगे। तांग शिनरू ने कागज़ को पकड़ते हुए भावुक हो गई, लेकिन उसने सोंग याओयाओ के सुझाव को तुरंत अस्वीकार कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं बस खाना चाहती हूँ और एंकोवी की तरह अपनी मौत का इंतज़ार करना चाहती हूँ। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। तांग शिनरू अपने परिवार में सबसे छोटी बेटी थी और उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वह एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जिए। इन आरामदायक परिस्थितियों में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह एक महत्वाकांक्षी एंकोवी बन गई थी। सोंग याओयाओ ने कुछ नहीं कहा। वह कुछ देर तक उसे देखती रही और अपना सिर नीचे कर लिया। तांग शिनरू ने राहत की सांस ली, यह मानते हुए कि सोंग याओयाओ ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन फिर सोंग याओयाओ ने अचानक पूछा, पिछली परीक्षा में आपकी रैंक क्या थी? तांग शिनरू के होंठ अजीब तरह से फड़कने लगे। आहम, पहले पीछे से। ओह, सोंग याओयाओ ने अपना सिर हिलाया। अगली परीक्षा में मैं प्रथम आऊंगी। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी काली पुतलियों से तांग शिनरू को देखा। हमारे दोनों के नाम रैंकिंग सूची में दिखाई देंगे। मैं प्रथम आऊंगी और तुम अंतिम। वाह, कितना निर्दयी! जाहिर है, सोंग याओयाओ सिर्फ स्थिति का विश्लेषण कर रही थी और उसकी आवाज़ हमेशा की तरह नर्म थी। उसके गंभीर भाव के साथ वह बेहद प्यारी लग रही थी। लेकिन तांग शिनरू की नज़र में वह अब एक प्यारी परी नहीं थी। वह अब सींग और पिचफर्क वाली एक छोटी शैतान थी। हो, याओयाओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? तांग शिनरू सोंग याओयाओ के शरीर पर लेट गई। उसका चेहरा दबंग था, फिर भी वह एक नाजुक छोटी महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। सोंग याओयाओ ने अपना हाथ बढ़ाया, तांग शिनरो के सिर पर थपथपाया और आकर्षक ढंग से कहा, अगर हम अच्छे दोस्त हैं तो आइए साथ मिलकर पढ़ाई करें। तांग जिनरो, क्या तुम एक दोस्त के साथ पढ़ाई का आनंद नहीं लेना चाहती? सोंग याओयाओ ने पलकें झपकाईं और मासूमियत से उसकी ओर देखा, जबकि उसने अपने होंठ फुलाए हुए थे। वह बहुत दयनीय लग रही थी। बहुत प्यारा। तांग शिनरू इतनी प्यारी लग रही थी कि उसे लगा कि उसकी नाक से खून निकल आएगा। तांग शिनरू, हाँ, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं इसे एक वादा मानता हूँ। सोंग याओयाओ का प्यारा भाव एक पल में गंभीर हो गया। हल्की मुस्कान के साथ उसने अपने प्रश्न पत्र पर थपथपाया। चलो कुछ सरल अभ्यासों से शुरू करते हैं। तांग शिनरू रोना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी कलम उठाई और अपने सामने प्रतीकों के अव्यवस्थित संयोजन को देखा। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं। यदि वह समय को पीछे मोड़ सकती तो वह पिछले दिन की ओर लौट जाती और अपने मन में चल रहे विचारों को दूर कर देती। लेकिन क्या इससे वह सोंग याओयाओ के करीब आने से बच जाएगी? तांग शिनरू ने इस बारे में विस्तार से सोचा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शेन जुन और हान जून दिन की आखिरी कक्षा के लिए लौट आए। आगे चल रहे युवक ने अपने हाथ जेबों में डाले हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह अपनी पीठ सीधी करके कमरे में घुसा, हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ता हुआ। इस बीच
हान जून भी पीछे पीछे आ गया। उसने अपना चेहरा ऐसे ढंक लिया जैसे उसे दयनीय तरीके से कुचल दिया गया हो। उसके लिए ध्यान आकर्षित न करना मुश्किल था। जैसे ही वह सॉन्ग याओयाओ की डेस्क के पास से गुजरा, शेंग शुन ने अपनी उंगली मोड़ी और उस पर दस्तक दी। सहपाठी, झगड़े के बारे में आज से बेहतर कोई दिन नहीं है। चलो आज का मामला आज ही सुलझा लेते हैं। तुम क्या सोचते हो? सॉन्ग याओयाओ ने इस बारे में गंभीरता से सोचा। चलो इसे स्कूल के बाद करते हैं और इसे निपटा देते हैं। बेबे, भूल जाओ इस बारे में। लड़ो मत। अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम दूसरा प्रश्नपत्र क्यों नहीं लिख लेती? तांग शिनरू ने अजीब तरीके से कहा। हाँ, मैं तुम्हें हार मानने की इजाज़त दूंगा, लेकिन आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। कौन हार मान रहा है? सॉन्ग याओयाओ ने अपने हाथ में कलम घुमाते हुए पूछा। सहपाठी शेन, क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? क्या बकवास है? शेंग शुन ने खुशी से अपने होंठ चाटे। हाँ, मैं बहुत साहसी हूँ और मैं लंबे समय तक टिक सकता हूँ। क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? हान जून ने अपनी आंखें ढक लीं और ऐसा दिखावा किया कि वह शेंग शुन के शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाया। तांग शिनरू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सोंग याओयाओ के कान ढक दिए और शेनजुन को घूरने लगी। शेनजुन, तुम्हारा दिमाग इतना गंदा क्यों है? याओयाओ अभी भी छोटी है, तुम उससे ऐसी बातें नहीं कह सकते। सोंग याओयाओ ने असमंजस में तांग शिनरू के हाथ हटा दिए और अपने सामने खड़े दो लोगों का विश्लेषण किया। तुम्हारे शब्द इतने अजीब क्यों हैं? क्या सहपाठी शेन सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा है कि वह मार सह सकता है? ये कहते हुए उसने खुद की छाती थपथपाई। ये सुनकर मुझे राहत मिली है। यदि वह उसे पीट पीट कर मार डाले तो फिर कोई मजा नहीं होगा। तांग जिनरो, हान जून, दर्शक। शेंग शुन ने गहरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि उसके दांत दुख रहे हैं। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, हाँ, मैं हित सहन करने में विशेष रूप से अच्छा हूँ। अनुवादक, युनई। शरद ऋतु की बारिश ने तापमान को ठंडा कर दिया। स्कूल की छुट्टी के बाद तूफान आ गया और अधिकांश छात्र अंदर फंस गए। घर से निकलने से पहले सॉन्ग याओयाओ एक बुना हुआ कार्डिगन लेकर आई थी, लेकिन इसे पहनने के बाद भी ठंड लग रही थी। वह ठंड से डरी हुई बिल्ली की तरह कांपने लगी और अपना सिर कॉलर में छुपाने की कोशिश करने लगी। ओह, मुझे बरसात के दिन बिल्कुल पसंद नहीं। तांग शिनरू अपनी मेज़ पर बेसुध होकर लेटी हुई थी और बाहर तूफानी मौसम को देख रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं, जिससे तेज आवाज़ हो रही थी। सॉन्ग याओयाओ ने अपनी बाहें रगड़ी और शेनजुन की ओर देखने के लिए मुड़ी। फिर वह खड़ी हुई और बाहर चली गई। मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए बाहर गलियारे में कोई नहीं था। जो छात्र बारिश के कम होने का इंतजार कर रहे थे, वे ठंड से बचने के लिए कक्षा के अंदर ही रह रहे थे। कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि बाहर जाकर ठंड को सहे। क्लासरूम में गंदगी फैली हुई थी। कुछ लोग गेम खेल रहे थे, कुछ गपशप कर रहे थे, कुछ अपने फ़ोन से खेल रहे थे। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि दो लोग गायब थे। शेंग शुन ने उसके बाल पकड़े और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। सॉन्ग याओयाओ, दया की भीख मांगने में अभी देर नहीं हुई है। आखिरकार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मार सकता, है न? सॉन्ग याओयाओ ने उसे देखा। छोटे अधीनस्थ, बात करना बंद करो। उसके मन में शेंग शुन पहले से ही एक पराजित प्रतिद्वंद्वी था। हाँ, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम सच में पागल हो या पागल होने का नाटक कर रहे हो? तुम्हारा छोटा शरीर एक मुक्का भी नहीं झेल सकता। हेलो, हाँ, आपको मुझे लेने आने की ज़रूरत नहीं है। मैं छाता लेकर आया हूँ और बारिश कम होते ही नीचे आ जाऊंगा। इससे पहले कि शेन शुन की बात पूरी होती, उसके पीछे से एक आवाज़ आई। हुओ निंगशी ने अपना फ़ोन रख दिया और उसकी नज़र गलियारे में खड़े दो लोगों पर पड़ी। शेन जुन की लंबाई लगभग 1.8 मीटर थी और वह अपने हाथ आलस से अपनी जेबों में डाले हुए था। जब उसने हुओ निंगशी को देखा तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हुओ निंगशी ने उसे अनदेखा किया और रेलिंग के सहारे झुककर सॉन्ग याओयाओ से पूछा, क्या तुम अब लड़ रहे हो? क्या तुम्हें एक अतिरिक्त दर्शक रखने में कोई आपत्ति है? लड़की की लंबाई सिर्फ 1.6 मीटर थी। लंबे शेनजुन के आगे वह एक नाजुक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह थी। ठंड के कारण उसकी गर्दन सिकुड़ गई थी और उसकी नाक की नोक लाल थी, जिससे वह हास्यास्पद और मनमोहक लग रही थी। सॉन्ग याओयाओ ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर तुम चाहो तो तुम भी शामिल हो सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाह, सॉन्ग याओयाओ, ये तो बहुत ज्यादा है। शेनजुन ने दुखी होने का नाटक किया और हुओ निंगशी की ओर इशारा किया। आप उसे ऐसी चीज में कैसे शामिल होने दे सकते हैं जो हम दोनों के बीच होनी चाहिए? हुओ निंगशी की पीठ में अभी भी थोड़ा दर्द था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे तुम्हारे झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बस शांति से दर्शक बने रहना चाहता था। बेशक, वह यहाँ इसलिए आया था ताकि सोंग याओयाओ को अपमानित होते देख सके। उसने शेंग शुन को भड़काने की हिम्मत कैसे की? उसे दया की भीख मांगनी ही थी। लेकिन मुझे आपकी मंगेतर में दिलचस्पी है। शेनजुन ने खुशी से अपने होंठ फैलाए।
अगर मैं जीत गया तो वह मेरी हो जाएगी। यह आदमी बहुत जिद्दी था। सोंग याओयाओ का चेहरा उदास हो गया। मैंने कभी सहमति नहीं दी। हु निंगशी ने उपहास में सोंग याओयाओ की ओर देखा। सोंग याओयाओ, मैंने निश्चित रूप से तुम्हें कमाका है। तुम्हारे पास निश्चित रूप से अपनी चालें हैं। उस मामले में मैं तुम्हारे लिए एक लंबे और स्थायी रिश्ते की कामना करता हूँ। यह उसके छोटे चाचा की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर था। शुरू में हो निंगशी को इस बात की परवाह नहीं थी कि सोंग याओयाओ उसके छोटे चाचा के सामने क्या करती है, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी महिला कभी भी उसके लायक नहीं होगी और वह उनमें से किसी में भी कभी दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन उसके छोटे चाचा की हाल की हरकतों ने उसे उलझन में डाल दिया। शेन जुन मुस्कुराया, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही उसने यह बात कही, उसके सामने सब कुछ धुंधला हो गया। सोंग याओयाओ पहले ही तोप की तरह उसकी ओर दौड़ी थी। इससे पहले कि शेन जुन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, सोंग याओयाओ ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके मुंह के बारिश की तरह बरसने लगे। बिना किसी रोक टोक के उसका हर वार उसके चेहरे पर निशाना साध रहा था। आउच! शेंग शुन ने असहाय होकर सोंग याओयाओ की कलाई पकड़ ली। सोंग याओयाओ, क्या तुम सच में गंभीर हो? उसने अपने दांत पीस लिए और अपने होंठ खोल लिए। उसकी पलकें दर्द से फड़कने लगीं। इस बदमाश ने खास तौर पर उसके चेहरे पर निशाना साधा। क्या उसे नहीं पता था कि कभी किसी के चेहरे पर निशाना नहीं लगाना चाहिए? सोंग याओयाओ ने लाभ उठाते हुए चुपचाप उसकी ओर देखा और अपना सिर झुका लिया। मैं गंभीर क्यों नहीं होऊंगी? उसने धीरे से अपनी कलाई मोड़ी और शेनशुन की पकड़ से खुद को मुक्त कर लिया, बिना उसे पता चले कि उसने ये कैसे किया। उसके बाद शेन जुन पर एक और मुक्का पड़ा। उफ! शेन जुन ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम मेरे चेहरे पर मारते रहोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। पाक! आउच! शेंगशुन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सोंग याओयाओ को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके विचार सरल थे, पहले उसे वश में करना था, फिर वे बात कर सकते थे। वास्तव में उसका कभी लड़ने का इरादा नहीं था। अगर यह बात फैल जाती कि उसने एक नाजुक लड़की को धमकाया है जो हवा से उड़ सकती है, तो वह हंसी का पात्र बन जाता। लेकिन किसने सोचा था कि अगले ही मिनट उसकी आंखों में जो खुशी थी उसकी जगह पहले कभी न देखी गई गंभीरता आ जाएगी। वह एक फिसलन भरी छोटी सी मछली की तरह थी जिसे पकड़ा नहीं जा सकता था। इसके अलावा वह बहुत शक्तिशाली थी। शेन शुन के लिए उसे वश में करना असंभव था। एक बार फिर 2 बार करो। हु निंगशी ने देखा और उसकी नज़र भी गंभीर हो गई। तो क्या यह संयोगवश नहीं हुआ? जब सोंग याओयाओ का पैर शेन शुन की ओर ऐसे उड़ा जैसे वह हवा में धीरे धीरे तैर रहा हो, तो वह दीवार से टकरा गया और उसने अंततः हार मान ली। रुको रुको रुको, मैं हार मानता हूँ। शेन शुन का आत्मविश्वास बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। वह महिलाओं को नहीं मारता था, लेकिन अगर वह मारता भी तो वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह सोंग याओयाओ को हरा पाएगा। इस एहसास ने उसे गहरी भावनाएं दीं। हु निंगशी ने अपनी बाहें उठाईं और शेन जून को घूरने लगा। उन्होंने कोई अनिच्छा नहीं देखी। क्या वह गंभीर था? सोंग याओयाओ ने हौंकते हुए कहा। उसके माथे पर पसीने की एक परत जम गई थी और उसे अब ठंड नहीं लग रही थी। तुम पूरी तरह से हार गए। अब से तुम मेरे छोटे अधीनस्थ हो, उसने गंभीरता से कहा और अपना सिर उठाया। शेन जुन ने अपना पेट पकड़ लिया और दीवार से टिक गया। किसी कारण से उसे ये सब बहुत मज़ेदार लगा। कौन जानता था? सहपाठी सोंग, क्या तुम स्वर्गीय शक्ति के साथ पैदा हुए थे? 1.8 मीटर लंबा लड़का भी उसे हरा नहीं सका। हमारी शर्त मत भूलना। हु निंगशी की संदिग्ध निगाहें दोनों के बीच घूम रही थीं। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शेंगशुन हार गई है। अधिक संभावित कारण यह था कि वह वास्तव में सोंग याओयाओ के साथ लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन केवल वही व्यक्ति जिसने उस लड़की से मार खाई हो, ये जान सकता है कि उस छोटे से शरीर में कितनी विस्फोटक शक्ति समाहित थी। इसके अलावा उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और वह बहुत दृढ़ और गंभीर थी। चूंकि वह लड़ाई के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए वह जीतने के लिए दृढ़ थी। सोंग याओयाओ ने अपने पैर उठाए और ऊपर की ओर जाने लगी। लड़ाई की वजह से उसे पसीना आ रहा था, लेकिन अब जब ठंडी हवा उस पर चल रही थी, तो वह इतनी ठंडी थी कि उसे कँपकँपी होने लगी। वह तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह हु निंगशी के पास से गुजरी, उसने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। हु निंगशी ने बगल की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सोंग याओयाओ, क्या तुम रो रही हो? क्या वह जीत नहीं पाए? सोंग याओयाओ का हाथ उसकी आस्तीन में चला गया। जैसे ही उसने सूंघते हुए उसका हाथ झटक दिया, उसने उदास होकर कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहने के बाद उसका छोटा सा शरीर तेजी से गलियारे में गायब हो गया। क्या वह रो रही है? शेन जुन ने बोलते हुए उसके होठों पर घाव हो गया और वह दर्द से कराह उठा। क्या मुझे नहीं रोना चाहिए? उसने बिना कुछ कहे पूछा। हु निंगशी जोर से हंस पड़ी। ये सर्वशक्तिमान स्कूल बदमाश वास्तव में एक छोटी लड़की से हार गया। अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या यह अपमानजनक नहीं होगा?
उसने अपने हाथ जेबों में डाले। बारिश कम होते देख उसने कक्षा में वापस न जाने का फैसला किया। इसके बजाय वह सीधे सीढ़ियों से नीचे चला गया। लेकिन शेंगशुन की आंखों में दुश्मनी थी और वह लापरवाही से हंसा। मेरे पास यंग मास्टर हो जितना घमंड नहीं है। क्या कल जहां तुम्हें मारा गया था वहां अब भी दर्द हो रहा है? हो निंगशी एक पल के लिए रुकी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच शेंगशुन ने अपने होंठ चाटे और बुरी तरह हंसा। उसने धीरे से देखा कि हो निंगशी गहरी सांस ले रही है और उसने खड़े होने के लिए रेलिंग पकड़ ली। इस समय तक हो निंगशी नीचे की मंजिल पर पहुंच चुकी थी। अपना हाथ हिलाते हुए उसने कहा, अपने कदम संभालो यंग मास्टर हुओ। अब से मैं तुम्हारी मंगेतर की रक्षा करूंगा। इस बार हो निंगशी ने एक नज़र भी नहीं डाली और वह नज़रों से ओझल हो गया। सीढ़ी के पूरी तरह से शांत हो जाने के बाद शेंगशुन की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने होंठ पर लगी चोट को छुआ और फुसफुसाया, वह बेवकूफ़ लड़का बहुत निर्दयी है। सॉन्ग याओयाओ कक्षा में लौट आया। उस समय तांग शिनरू हर जगह उसे ढूंढ रही थी। बेबे, तुम कहाँ चली गईं? मुझे लगा कि तुम बिना कुछ कहे चली गईं। तांग शिनरू की आवाज़ धीमी थी जब उसने सॉन्ग याओयाओ की बाँह पकड़ ली और उसे अपने से रगड़ने लगी। ओह, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है और वह बहुत मुलायम है। सॉन्ग याओयाओ ने नाक से आवाज़ निकालते हुए जवाब दिया, मैं कुछ हल करने गया था। क्या बेब, क्या तुम रो रही थी? तांग शिनरू को उसकी आवाज़ में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वह जल्दी से उठकर उसे देखने लगी। क्या उस कमीने शेन जुन ने तुम्हें धमकाया? क्या उसने वाकई तुम्हें मारा? उसने बेचैनी से पूछा। क्या भाई जुन ने वास्तव में उसे मारा था? हान जून ने तुरंत अपना सिर उठाया और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। बेवकूफ़, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह किसी लड़की को पीट सके? तांग शिनरू ने गुस्से से भरकर अपने हाथ मेज पर पटक दिए। फिर वह खड़ी हुई और बोली, चलो जाकर उसे ढूंढते हैं। सॉन्ग याओयाओ ने कोई हरकत नहीं की। राओ, दरअसल मैंने उसे मारा, उसने मासूमियत से कहा। तांग शिनरू ने अपनी आंखें घुमाए और दांत पीसते हुए सॉन्ग याओयाओ के लिए न्याय पाने की कोशिश की। क्या उसने तुम्हें धमकाया? याओयाओ, डरो मत, हमें कोई खतरा महसूस नहीं होगा। मैं उससे माफ़ी मांगवाऊंगी। एक आदमी एक औरत को कैसे मार सकता है? ऐसे किसी को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उसने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि वे चरमराने लगे। अगर उसका बस चले तो वह शेन जुन का मांस का एक टुकड़ा काट ले। उफ, क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? हान जून ने सावधानी से पूछा। पफट, कैसी गलतफहमी हो सकती है? तांग शिनरू ने बेइज्जती में मेज पर हाथ पटक दिया। अगर उसने याओयाओ को परेशान नहीं किया होता तो याओयाओ क्यों रोती? उसकी आंखें देखो, वे लाल हैं। शेन जुन एक बदमाश है, बहुत बेशर्म है। हान जून ने डांट से अपना सिर पीछे कर लिया। राओरू, उसने मुझे कभी छुआ नहीं। ये सच था, लेकिन तांग शिनरू ने केवल सॉन्ग याओयाओ की निगाहों को देखा और अपने दिल में दर्द महसूस किया। उसने उसके सिर पर थपथपाया और अफसोस के साथ कहा, माफ़ करना याओयाओ। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेन जुन इतना राक्षस होगा। उसने वास्तव में तुम्हें तब मारा जब आसपास कोई नहीं था। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूं? इसी समय कक्षा में अचानक हलचल मच गई। सोंग याओयाओ और तांग शिनरो दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। शेनशुन अपना पीटा हुआ चेहरा लेकर शरारती ढंग से कक्षा में लौट आया। गल्प, हान जून ने आश्चर्य से अपना गला साफ किया और उसकी निगाह सोंग याओयाओ की ओर चली गई। तांग शिनरू भी उतना ही हैरान था। शेनजुन, क्या हुआ? इस बिंदु पर भी उसने शेंगशुन की चोटों और सोंग याओयाओ के बीच रेखा नहीं खींची। सोंग याओयाओ ने शांति से अपनी मुट्ठी फूंकी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसने उदासीनता से कहा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैंने उसे मारा है। आहा, किसी ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? वह केवल इसलिए रो रही थी क्योंकि मार से उसका हाथ दुख रहा था। तांग शिनरू की आंखें अंधेरी हो गईं और वह अंदर से सदमे में चिल्लाने लगी, भगवान, मुझे मेरी नाजुक और मूर्ख प्यारी वापस दे दो। जहां तक कक्षा 3 के बाकी विद्यार्थियों का प्रश्न है, वे शेनशुन को ऐसे घूर रहे थे जैसे उनके दिमाग पर बिजली गिर गई हो। किसने अपने स्कूल के गुंडे को पीटा? उन्होंने उसे बेरहमी से मारा और खास तौर पर उसके चेहरे को निशाना बनाकर मारा। खिड़की से टकराती बारिश की बूंदों की आवाज़ के अलावा कक्षा में इतनी शांति थी कि सांसों की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। शेंगशुन का गला रुंध गया। उसने अधीरता से अपने होंठ खोले और एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट किया और उसकी आंखें धीरे धीरे कमरे में घूम गईं। वह निर्दयी और ठंडा लग रहा था और उसकी भौहों के बीच की शत्रुता दब रही थी। क्या तुम्हें इसे देखना अच्छा लगता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हें वैसा ही देखूं? बाम, सभी ने लगभग तुरंत ही अपनी नज़रें हटा लीं। यहाँ तक कि कायल लोगों ने भी बाहर हो रही बारिश की परवाह नहीं की और जल्दी से वहाँ से चले गए। जल्द ही कमरे में केवल सोंग याओयाओ और अन्य लोग ही बचे रह गए।
आसमान और अधिक काला होता गया, क्षितिज पर अब कोई रोशनी नहीं थी क्योंकि घना कोहरा छा गया था। भाई जुन, हान जून ने शेन जून की सावधानीपूर्वक जांच की। क्या हुआ? वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि शेंग शुन का चेहरा सोंग याओयाओ की पिटाई का परिणाम था। अगर वह सचमुच में वही थी तो वह जिंदा कैसे वापस आए? भाई जुन ने उसका गला घोंटकर क्यों नहीं मारा? शेंग शुन हंसना चाहता था लेकिन वह हंस नहीं सका और उसने सोंग याओयाओ की ओर इशारा किया। उसने शरारती अंदाज में जवाब दिया, मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। पफ! हान जून अचंभित रह गया। इस बीच तांग शिनरू अभी भी आधे अधूरे संदेह में थी। हे शेन जुन, तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। याओयाओ वैसी ही दिखती है जिसे धमकाया गया था। रोने से उसकी आंखें लाल हो गई हैं। क्या तुमने उसे ब्लैकमेल किया? सोंग याओयाओ ने अपना सिर उठाया, उसके गोरे और नाजुक चेहरे पर अभी भी आंसू थे और उसकी पलकें नम थीं। बीच बीच में एक बूंद टपक रही थी। वह पूरी तरह से दुखी और दयनीय लग रही थी। फोर! शेंग शुन ने अविश्वास में अपनी आंखें खोलीं और उसके करीब झुक गया। सोंग याओयाओ, क्या तुम्हें कोई शर्म है? जब तुम मुझे इस तरह पीटते हो तो तुम रो कैसे सकते हो? सोंग याओयाओ ने उस चेहरे को देखा जो उसके करीब था। उसके चेहरे पर दुखद लिखा हुआ था। उसने अपने आंसू रोके और अपना हाथ आगे बढ़ाया। पाक! वह रो पड़ी और नाराजगी भरे स्वर में बोली, दूरी बनाए रखो। तुम्हारी बदसूरती मुझ पर असर कर रही है। भाड़ में जाओ। शेन जुन कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपना चेहरा पकड़ा और दांत पीस लिए। बहुत बढ़िया, तुम हिंसक हो। मुझे पसंद है। इस बिंदु तक तांग शिनरू और हान जून अब परेशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि शेन शुन के चेहरे पर आई चोटें निश्चित रूप से उसके बगल में रोती हुई परी से संबंधित थीं। सोंग याओयाओ ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। मैं अपने छोटे से अधीनस्थ को कभी पसंद नहीं करूंगी। भाड़ में जाओ। हान जून की आंखें उसके सिर के पीछे घूम गईं। अधीनस्थ? क्या इसका मतलब वही था जो उसने सोचा था? यदि भाई शुन सोंग याओयाओ का अधीनस्थ था और वह भाई शुन का अधीनस्थ था तो तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। शेंग शुन ने अपने होंठ चाटे और अपनी ठुड्डी रगड़ी। उनके सहज व्यवहार ने लगभग सभी को ये भूलवा दिया कि वे कितने कमजोर थे। हकीकत में वह पूरी तरह से एक आत्मपीड़क था और उसने सफलतापूर्वक उसकी रुचि आकर्षित कर ली थी। सोंग याओयाओ को उससे निपटने में कोई परेशानी नहीं थी। उसने अपना बैग पैक किया और बाहर जाने लगी। देर हो चुकी थी और उसे भूख लग रही थी। जब तांग शिनरू ने उसे जाते देखा तो वह तुरंत उसके पीछे भागी। बिना पीछे मुड़े सोंग याओयाओ ने कहा, अपना बैग पैक करो। तांग शिनरू वहीं रुक गई और अनिच्छा से अपना बैग लेने के लिए वापस लौटी। बाहर हो रही बारिश भी उसके मूड की तरह ही थी। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी। ओह, अभी भी बारिश क्यों हो रही है? मैं ठंड से मर रही हूँ। मुझे बारिश के दिन बहुत पसंद नहीं हैं। तांग शिनरू ने अपने पैर पटकते हुए शिकायत की क्योंकि वह बाड़ के बाहर से बारिश को उड़ते हुए देख रही थी।